ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में शामिल आम प्रदर्शनकारियों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को बंद करने और आगे कोई कानूनी कार्रवाई न करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई 2026 तक जो कुल 13 एफआईआर दर्ज की थी उन्हें अब बंद माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस आदेश में एक बहुत बड़ा कैच भी छिपा है। कैच यह है कि यह छूट सिर्फ उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों को मिलेगी जो सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने आए थे और जिनका कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जिन लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और अभी कॉकरोच जनता पार्टी इसी पर सवाल उठा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर ये कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर इस तरह कार्रवाई जारी रही तो भविष्य में फिर से आंदोलन शुरू होगा। मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार। लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रूटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा है, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ है। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सर। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ विपक्षी पार्टियां भी इन मामलों में कानूनी कार्रवाई का विरोध कर रही हैं, जबकि सरकार का तर्क यह है कि वो आम छात्रों और जो ईमानदारी से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो सिर्फ उन लोगों को छूट नहीं देना चाहती जिन पर आंदोलन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ करने का आरोप है। साल 2011 में जब यूपीए सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना आंदोलन हुआ था, तब उस आंदोलन में हिंसा और उपद्रव की एक भी घटना नहीं हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उस वक्त की सरकार में कई प्रदर्शनकारियों पर अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद जब 26 अगस्त 2012 को कोयला घोटाले के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की, तब भी उस मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 7 दिसंबर 2012 को जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, तब भी उस मामले में कांग्रेस की सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। और बड़ी बात यह है कि साल 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद जितनी भी एफआईआर उस जमाने में दर्ज हुई, उनका निपटारा होने में कई साल लगे। इनमें एक एफआईआर का निपटारा तो इसी साल फरवरी महीने में हुआ है। और इसी बात को आधार बनाकर बीजेपी के कुछ नेता अब ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी सरकारों में सिर्फ आंदोलन करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज की, जिन पर 10-10 सालों तक जांच चलती रही। और अब जब इस आंदोलन में सरकार सिर्फ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ जांच जारी रखना चाहती है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच उन मामलों में जांच लगातार आगे बढ़ रही है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के आपत्तिजनक वीडियोस बनाए गए, उन्हें एआई की मदद से बदला गया, उनमें अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। और इन मामलों में सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के डीप फेक वीडियो मामले में मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार इस तरह के मामले में जांच एजेंसियों ने सीधे सोशल मीडिया कंपनीज की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है। और सवाल यही है कि जब कोई ऐसा कंटेंट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है जो फर्जी हो सकता है, जिसे एआई की मदद से बनाया गया हो और जो किसी की छवि को नुकसान पहुंचाता हो, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की है या फिर उस प्लेटफॉर्म की भी है जहां से वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है? अनेकों ऐसे वीडियोस जो हटा दिए जाते हैं, लेकिन डीप फेक वीडियोस फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह तैर रहे हैं। मेटा के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे वीडियो सामने आए जिनके बारे में जांच एजेंसियों को शक है कि उन्हें एआई की मदद से बदला गया या तैयार किया गया। और इसी आधार पर साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया। जानते हैं इस मामले में पुलिस किन बातों की जांच कर रही है। पुलिस ये देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इन डीप फेक वीडियोस को सबसे पहले किसने बनाया, इन्हें सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया, क्या जानबूझकर बड़े पैमाने पर फैलाया गया, मेटा के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम ने इन्हें समय पर क्यों नहीं रोका।
यानी वही सवाल जो 2 दिन पहले हमने इसी शो में आपके सामने उठाए थे। हमने पूछा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो फेसबुक से हट सकता है तो फेक न्यूज फैलाने वाले ये डीप फेक वीडियोस क्यों नहीं हटाए जाते। यहां कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस किसी सोशल मीडिया कंपनी के अधिकारी को ऐसे मामले में आरोपी बना सकती है। तो इसका जवाब है हां। अगर जांच एजेंसियों को लगता है कि किसी सोशल मीडिया कंपनी की लापरवाही, नियमों के पालन में कमी, कंटेंट मॉडरेशन की नाकामी की वजह से कोई आपत्तिजनक वीडियो बड़े स्तर पर फैला, तो उसकी भूमिका की जांच हो सकती है। यूरोप के देशों में इन कंपनियों की यह जिम्मेदारी तय हुई है और अब इसी आधार पर मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास का नाम इस एफआईआर में शामिल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज ही सवालों के घेरे में नहीं है, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा या गाली गलौज वाले वीडियोस बनाए थे। ऐसा ही एक मामला उस वीडियो से जुड़ा है जिसमें आरोप है कि जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले में नोएडा में 0 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे अब जांच के लिए दिल्ली के संसद मार्ग थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां हम इस आपत्तिजनक वीडियो को बनाने वाली लड़की की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि जांच पूरी होने और कोई ठोस कार्रवाई होने तक उसकी पहचान सार्वजनिक न की जाए। हालांकि इस एफआईआर के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल गलत है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल बता रहे हैं। एफआईआर का विरोध करने वालों में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास है। उनका कहना है कि सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से किसी को अपराधी नहीं बनाया जा सकता। अगर सरकार और पुलिस को कार्रवाई करनी है तो उन्हें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इसके बाद, इस बयान के बाद ये बहस और ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह असीमित हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) ये भी कहता है कि इस अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी भारत में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह एब्सोल्यूट यानी असीमित नहीं है। अगर किसी बयान से हिंसा भड़कने या फिर सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने, मानहानि होने या कानून का उल्लंघन होने की स्थिति बनती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। और इन मामलों में भी जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए गालियों का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का समर्थन हो रहा है और ये बहस आज देश के युवाओं के बीच चल रही है, खासकर जेनजी युवाओं के बीच जो सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। कई प्रदर्शनकारी युवाओं ने अब अपने कुछ व्यवहार के लिए माफी भी मांगी है। जैसे जिस छात्रा ने आरएएफ के जवान के साथ मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया था, उसने एक नया वीडियो जारी कर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। हालांकि इस छात्रा का यह भी आरोप है कि माफी मांगने के बावजूद उसे सोशल मीडिया पर डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। और अगर ऐसा है तो यह भी उतना ही गंभीर मामला बनता है कि किसी बच्ची को रेप या फिर किसी भी तरह की धमकी दी जाए। लेकिन सवाल है कि जांच होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई हो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन इस तरह किसी लड़की को जान से मारने की धमकियां या रेप की धमकियां देना गंभीर अपराध है और पुलिस को इसे रोकना चाहिए। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उसपे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। गाली गलौज का तो मैं कम्प्लीटली समर्थन नहीं करता हूँ। लाइक गाली गलौज तो नहीं होनी चाहिए, बट सटायर तो अलाउड है सर। ये लोग क्या करें ना, जो फनी पोस्टर्स बन रहे थे पीएम के ऊपर, वो सब उसके ऊपर भी हैरेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। क्यों हैरेस करना चाहिए? ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट एज ही क्लेम्स। वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु को बच्चों की जोक से क्यों डरना चाहिए? जोक से तो नहीं डरना चाहिए। और दूसरा, जेनजी का अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मैंने ये कह रहा कि गाली गलौज का मैं समर्थन करता हूँ,
और वो होना भी नहीं चाहिए।